साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम दक्षिण भारतीय वास्तुकला के बारे में विस्तार से जानेंगे। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला किस प्रकार से विकसित हुई, आज उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दक्षिण भारतीय कला में दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला किस प्रकार से है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी करते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला जिस तरह से उत्तर भारत में विभिन्न उप शैलियों के साथ नागर शैली विकसित हुई, उसी प्रकार दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई। इसके पहले हमने नागर शैली और नागर शैली की जो 3 उप शैलियाँ होती हैं उसके बारे में भी विस्तार से जान लिया है, तो पिछला वीडियो जरूर देखें। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की देखरेख में शुरू हुई। पल्लव वंश के दौरान बनाए गए मंदिरों में व्यक्तिगत शासकों की अलग अलग शैलियां परिलक्षित होती हैं। इन्हें कालक्रम के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो 4 चरण वर्गीकृत किए गए हैं, इनमें हम देखते हैं कि पहला आता है महेंद्र समूह। इसमें चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया है। दूसरा है नरसिंह समूह। इस समूह में मंदिरों की रथ वास्तुकला, ये मंदिरों की रथ वास्तुकला का प्रतिबिंब जो है, हमें मंदिरों की रथ वास्तुकला नरसिंह वर्मन के शासनकाल में दिखाई पड़ती है। तीसरा है राजसिंह शैली। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजसिंह शैली महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे राजसिंह शैली में, और यह विश्व प्रसिद्ध भी है। महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। और चौथा है नंदी वर्मन शैली। यह भी विश्वविख्यात है और इसमें जो है मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली की जानकारी हमें दक्षिण भारतीय कला में प्राप्त होती है। अगर हम महेंद्र समूह के बारे में थोड़ा सा और देखें तो यह पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण था। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। इस दौरान मंदिरों को मंडप कहा जाता था, जबकि नागर शैली में मंडप का मतलब केवल सभा हाल होता था। अगर हम नरसिंह समूह में देखें तो इसे दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का दूसरा चरण कहा जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन मंदिरों को आकर्षक उत्कृष्ट मूर्तियों द्वारा सजाया गया है। नरसिंह वर्मन के शासन में मंडप को अलग अलग रथों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े भाग को धर्मराज रथ कहा जाता है, जबकि सबसे छोटे भाग को द्रौपदी रथ कहा जाता है। यानी सबसे बड़े भाग को धर्मराज रथ और सबसे छोटे भाग को द्रौपदी रथ। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिर की बनावट धर्मराज रथ की प्रवृत्ति है। यहाँ हमने देखा कि नरसिंह वर्मन के शासनकाल में मंदिरों की रथ वास्तुकला का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है और यह हमारे दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। राजसिंह शैली। राजसिंह शैली के अंतर्गत राजसिंह वर्मन ने मंदिर निर्माण विकास के तीसरे चरण का नेतृत्व किया। इस दौरान मंदिरों की वास्तविक संरचना का विकास प्रारंभ हुआ और इसका प्रमुख उदाहरण है महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध कहा जा सकता है और विश्व प्रसिद्ध है। चौथा हम देखते हैं नंदी वर्मन शैली। इसमें मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण मिलता है। साथियों, पल्लव वंश के दौरान मंदिर निर्माण के चौथे चरण का विकास हुआ और इस दौरान बनने वाले मंदिर आकार में छोटे थे। अन्य विशेषताएं द्रविड़ शैली जैसी ही थी। हमने द्रविड़ शैली पर भी विस्तार से बात किया हुआ है। पल्लव वंश के पतन के बाद
चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई जिसे मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। साथियों, इसे दक्षिण भारत में मंदिर के निर्माण में एक नया युग माना गया और इसके बाद इस क्षेत्र में 3 अन्य शैलियों का विकास हुआ: वेसर शैली, नायक शैली और विजयनगर शैली। अब हम चोल कला के बारे में देखते हैं और चोल कला में यहाँ पर हमें मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के बारे में पता चला और हमें चोल कला में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। आइए देखते हैं। चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए। इनमें पल्लव वास्तुकला की निरंतरता थी, पर साथ ही कुछ बदलाव भी थे। इसे मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाने लगा। अगर हम द्रविड़ शैली की विशेषताओं पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि नागर मंदिरों के विपरीत द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंची 4 दीवारी से घिरे होते थे, यानी मंदिर के चारों ओर एक बाउंड्री नुमा घेरा रहता था और सामने की दीवार में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जिसे हम गोपुरम कहते हैं। मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली में किया जाता था, जिसमें एक प्रधान मंदिर तथा 4 गौड़ मंदिर होते थे, यानी एक प्रधान मंदिर मध्य में और 4 गौड़ मंदिर मंदिर के सेंटर करते हुए चारों ओर। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखर होते थे जो घुमावदार नहीं बल्कि ऊपर की तरफ सीधे होते थे और शिखर को विमान कहा जाता था। और सबसे खास बात कि विमान के शीर्ष पर एक अष्टकोण आकार का शिखर होता था और यह नागर मंदिर के कलश के समान है, लेकिन यह गोलाकार नहीं होता था। साथियों, द्रविड़ वास्तुकला में केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर विमान होता था, जबकि इसमें नागर वास्तुकला में विपरीत अन्य सहायक मंदिरों पर विमान नहीं होता था। सभा हाल के अगर गर्भगृह से एक गलियारे द्वारा जोड़ा जाता था जिसे हम अंतराल कहते हैं, और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थीं। मंदिर परिसर के अंदर एक जलाशय की उपस्थिति और द्रविड़ शैली की एक अद्वितीय विशेषता थी। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो चोल मूर्ति कला में हमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, ये हमें प्राप्त होता है। और चोल कालीन कांस्य नटराज की जो मूर्तियां हैं ये भी हमें प्राप्त होता है और यह भी बहुत प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में और चोल कालीन कांस्य नटराज की मूर्ति हमें चोल मूर्तिकला का एक प्रमुख उदाहरण बताती है। साथियों, अगर अब हम कला की अन्य शैलियों के बारे में देखें तो नायक शैली हमें प्राप्त होती है। तो नायक शैली में मदुरै का मीनाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। नायक शैली की क्या खूबियां हैं इसके बारे में हम संक्षिप्त जान लें तो 18वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच नायक शासकों के अधीन मंदिर वास्तुकला की नायक शैली विकसित हुई और इसे हम मदुरै शैली के नाम से भी जानते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह वास्तुशिल्पीय दृष्टि से द्रविड़ शैली के ही समान है, लेकिन यह काफ़ी अपने में व्यापकता लिए हुए है। इसकी अगर कुछ अनूठी विशेषताएं देखें तो इसमें बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर बड़े गलियारे का निर्माण किया गया है जिसे हम प्रकरण कहते हैं। साथियों, छतदार प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया है। नायक शासकों के द्वारा बनाए गए गोपुरम सबसे बड़े गोपुरमों में से एक है। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है और गोपुरम की कला नायक शैली में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मंदिर पर हर जगह बारीक नक्काशी की जाती है। उस समय बहुत
अगर मदुरै का मीनाक्षी मंदिर आप देखें तो यह बहुत ही सुंदर बना हुआ है और कई बार आप इसे जब दक्षिण भारत की चर्चा होती है तो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर आपकी आंखों के सामने आ जाना बहुत ही स्वाभाविक है। और कई बार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां गए हैं और हमने मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का दर्शन डिजिटल माध्यम से कई बार किया है। अगला बेसर शैली। बेसर शैली 7वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य शासकों के अधीन विकसित हुई मंदिर निर्माण की शैली को कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। यह एक मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं अपने में समाहित किए हुए है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि विमान और मंडप को ज़्यादा महत्व दिया गया है, खुले प्रदक्षिणा पथ हैं, खंभों, दरवाजों और छत की बारीक नक्काशियों से सजाया गया है। और इसका उदाहरण हम देखें तो दंबल का डोड्डा बसप्पा मंदिर और एहोल का लाडखा मंदिर और बादामी के मंदिर वेसर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। तो हम देख रहे हैं कि वेसर शैली का प्रमुख उदाहरण दंबल का डोड्डा बसप्पा मंदिर और बादामी का मंदिर और एहोल का लाडखा मंदिर यह प्रमुख वेसर शैली के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं विजयनगर शैली। विजयनगर शैली जिसमें विट्ठल स्वामी मंदिर और लोटस महल बहुत प्रमुख हैं। थोड़ा सा विजयनगर शैली के बारे में देखें तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे जिनकी राजधानी हम्पी थी। उनके शासनकाल में स्थापत्य शैली बीजापुर की इंडो इस्लामिक शैली से प्रभावित होनी शुरू हुई, जो कि इस अवध के दौरान बनाए गए मंदिरों में परिलक्षित है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि मंदिर की दीवारों को अत्यधिक नक्काशियों और ज्यामितीय आकृतियों में सजाया गया है। पहले गोपुरम सिर्फ सामने की ओर मौजूद थे, जो अब सभी तरफ बनाए जाने लगे हैं। मंदिर के परकोटे बड़े बनाए जाने लगे थे। मंदिरों में एक से अधिक मंडप बनाए जाने लगे थे और मुख्य मंडप को कल्याण मंडप के रूप में जाना जाता था। मंदिर परिसर के अंदर धर्मनिरपेक्ष इमारतों की अवधारणा को भी इस अवध के दौरान प्रारंभ किया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर और लोटस महल विजयनगर शैली का बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। लोटस महल हम्पी में है। अब हम आगे होयसल कला के बारे में जानते हैं। ये कर्नाटक क्षेत्र के मैसूर के निकट है, यानी हमारे कर्नाटक में यह बहुत ही फेमस है। इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? चन्नकेशव मंदिर सोमनाथपुर और पाल शैली। यहाँ पर आगे पाल शैली पर चर्चा होगी। होयसल कला में चन्नकेशव मंदिर सोमनाथपुर यह बहुत ही प्रसिद्ध है। होयसल कला के बारे में थोड़ा सा देखें तो कर्नाटक मैसूर के निकट होयसल शासकों के अधीन बने मंदिरों ने कला की होयसल शैली के रूप में ज्ञात अपनी स्वयं की एक विशिष्ट शैली विकसित की। बेलूर, हेलीबेड और श्रृंगेरी जैसे प्रमुख स्थलों में इसका हम टाइम देखें तो 1050 से 1300 ईस्वी की अवधि के दौरान हुआ। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि स्तंभों वाले केंद्रीय हाल के चारों ओर अनेक मंदिर बनाए गए थे। पंचायतन शैली की चर्चा हुई। निर्माण सामग्री में मुलायम बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। अलंकरण बहुत ही सुंदर है और स्टार के रूप में केंद्रीय स्तंभ वाला हाल बीच में है और उसके चारों ओर स्टार के चारों ओर सहायक मंदिर है। और होयसल कला में मंदिर की जो जमीनी योजना है ये इस प्रकार जो है बनाई गई है। हेलीबेड में होयसलेश्वर मंदिर और बेलूर में चन्नकेशव मंदिर होयसल कला का प्रमुख उदाहरण है। अब हम पाल शैली देखते हैं तो पाल शैली के जो प्रमुख उदाहरण हमें प्राप्त होता है वह सिद्धेश्वर महादेव मंदिर
यह बहुत ही प्रमुख है। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। तो पाल शैली के अंतर्गत हम देखें तो बंगाल क्षेत्र में वास्तुकला की शैली को वास्तुकला की पाल शैली के रूप में जाना जाता है। इसका विकास पाल राजवंश और सेन राजवंश के संरक्षण में 8वीं और 12वीं शताब्दी की अवधि के दौरान हुआ। पाल मुख्य रूप से बौद्ध शासक थे, जबकि सेन जो है वो हिंदू थे। इस प्रकार इस वास्तुकला पर दोनों धर्मों का प्रभाव परिलक्षित होता है। स्थापत्य कला की इसकी विशेषताएं यह है कि भवनों की छतें वक्राकार या ढालू थी, जैसे कि बांस की झोपड़ियों में होती हैं। इसे लोकप्रिय रूप से बांग्ला छत के रूप में जाना जाता है। आगे चलकर इसे मुगल वास्तुकारों द्वारा भी अपनाया गया। टेराकोटा ईंटों के रूप में ज्ञात पक्की ईंटें और मिट्टी का मुख्य निर्माण सामग्री थी, यानी इसमें जो है पक्की ईंटें और मिट्टी का प्रयोग हम देखते हैं। और इस क्षेत्र के मंदिरों में ओडिशा शैली के समान विशाल आम्ल युक्त लंबा वक्राकार शिखर था और आकृतियां अत्यधिक चमकदार पालिश के मामले में अद्वितीय थी। और इसका उदाहरण बराकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और विष्णुपुर के चारों ओर के मंदिर, ये जो है पाल शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिर में देखें तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि कंबोडिया के जंगलों के काफ़ी अंदर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट ये जो है स्थित है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हमने दक्षिण भारतीय कला के बारे में विस्तार से जाना। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।